हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत बढ़िया आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। चैप्टर नंबर जो 2 है उसके अंदर कई सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर संविधान क्या है, संविधान निर्माण कैसे हुआ, संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, संविधान की विशेषता क्या है, आवश्यकता क्या है, इन सब चीजों पे मैं चर्चा कर चुका हूं। और अब जो है चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, अधिकार क्या होते हैं, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, राज्य के नीति निर्देश तत्व जिसको डीपीएसपी बोलते हैं वो क्या है, उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस अंतर क्या होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही गहराई से हम आर्टिकल्स अनुच्छेद के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्या हम चर्चा करने वाले सेकंड चैप्टर के अंदर। सेकंड चैप्टर के अंदर हम ये चर्चा करने वाले हैं, दोबारा से एक्सप्लेनेशन दे देता हूं एक बार मैं, कि सेकंड चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं, सेकंड चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या है, ठीक है, इनके अंदर क्या अंतर है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ओके, समझ में आई। अब हम चलते हैं, सबसे पहला टॉपिक अधिकार क्या होते हैं। भाई अधिकार क्या है, अधिकार क्या है, अधिकार क्या है, अधिकार पे चर्चा करते हैं। अधिकार क्या है, व्हाट इज राइट, अधिकार क्या है। अधिकार का मतलब होता है जिसके लिए हम दावा कर सकते हैं। अधिकार की परिभाषा क्या होगी कि अधिकार या अधिकार क्या है जिसके लिए हम दावा कर सकते हैं, वह चीज, क्या वह चीज, वह चीज जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए हम दावा करते हैं, हम दावा करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अधिकार जिस चीज के लिए हम दावा करते हैं, और वो चीज क्या होगी भाई, वो सकारात्मक चीज होगी, नकारात्मक नहीं कि भैया मुझे इसे जान से मारना ये मेरा अधिकार है, नहीं। ठीक है ना, अधिकार वो है जिस चीज के लिए हम दावा कर सकते हैं कि भैया ये चीज मेरी है, इस पे मेरा अधिकार है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, अभी मैं राइट टू स्पीच, बोलना, बोलने की स्वतंत्रता है मुझे, मैं अभी भाषण दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो वो क्या है, मेरी बोलने की स्वतंत्रता है। आप भी बोल सकते हो। अभी मैं पढ़ाऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उस चीज पे हमें डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। अधिकार को और गहराई से जानने की हम कोशिश करेंगे। अभी अधिकार को समझो, अधिकार क्या है, जिस चीज के लिए हम दावा ठोक सकते हैं या दावा कर सकते हैं, वो क्या है, अधिकार है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, मौलिक अधिकार क्या है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, क्या मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, या क्या है, क्या होते हैं भाई, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इनको, मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, आइए समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि अधिकार क्या होते हैं जिसके लिए हम दावा ठोक सकते हैं, दावा करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वह अधिकार, अधिकार समझ में आया जिसके लिए हम दावा करते हैं। अब ये क्या है, वह अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए दिए जाते हैं, उसे हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, वह अधिकार, वह अधिकार, लिखेंगे वह अधिकार जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, वह अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए
दिए जाते हैं। वह अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए दिए जाते हैं वह मौलिक अधिकार कहलाते हैं। वह मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंदर, इसके अंदर सेकंड पॉइंट, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंदर, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंदर क्या, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 के अंदर, भाग 3 के अंदर बात करी गई है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 के अंदर बात करी गई है, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान के, तीसरा पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में इनका वर्णन करा गया है। क्लियर? मतलब पहला हमने पढ़ा है कि वह अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए दिए जाते हैं वह मौलिक अधिकार कहलाते हैं। सेकंड, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 के अंदर बात करी गई है, ठीक है, या ये इसको हटा देंगे, ये कर देंगे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान भाग 3 के अंदर बताए गए हैं या बात करी गई है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में इनका वर्णन करा गया है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में इनका वर्णन करा गया है, किसका, मौलिक अधिकार का, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर। और ये अधिकार, मौलिक अधिकार, भाई प्रावधान मैंने पढ़ाए थे पिछली क्लास में, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख लेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, साथ देखना, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब जो है हम आगे चलते हैं कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक एक चीज डीपली। तो 11th क्लास के अंदर इतना डीपली किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, आई होप, जहां तक मुझे लगता है, जितना आज मैं डीपली पढ़ाने वाला हूं। एक एक अधिकारों पे चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल के साथ चर्चा करेंगे कि क्या क्या ये अधिकार कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात है। तो चलते हैं इसके अंदर। अब मौलिक अधिकार के प्रकार, मौलिक अधिकार के नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मौलिक अधिकार के प्रकार। मौलिक अधिकार के प्रकार 6 प्रकार, वैसे 7 प्रकार के अधिकार थे, वो मैं बताऊंगा कि अब 6 प्रकार के किस प्रकार से रह चुके हैं। अब आते हैं मौलिक अधिकार 6 प्रकार के अधिकार देखते हैं, 6 प्रकार के अधिकार, ठीक है। इसके अंदर पहला आता है, डिटेल से जानेंगे क्या अधिकार है, क्या इसके अंदर बात करी गई है। सबसे पहले आता
सबसे पहले आता है कौन सा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद, अनुच्छेद मैंने बताया 12 से 35, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है भाई 12 और 13 का है, उसको मैं पढ़ाऊंगा जब एक एक करके अनुच्छेद पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ये बस इतना समझो आप कि 14 से 18 तक है। ठीक है, पहला मौलिक अधिकार जिसको समानता का अधिकार कहते हैं। ठीक है, इक्वालिटी की बात करते हैं। अब स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम। सेकंड जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक वर्णन करा गया है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 दो आर्टिकल जो है इसके अंदर बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक बात करता है। पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 बात करता है। छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 बात करता है। और इसी के अंदर रिट्स की बात करते हैं, 5 तरीके की रिट्स जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, बंदी, प्रतिष्करण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेक्षण रिट और अधिकार प्रेक्षा। ये 5 रिट्स इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा इसके अंदर डीपली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपने अधिकार का अगर हनन हो रहा है मौलिक अधिकार का, तो आप सीधा जा सकते हैं। ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी चलते हैं, ये 6 प्रकार के अधिकार को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज। 14 में क्या है, 15 में क्या है, 12 में क्या है, 17 में क्या है, 16 में क्या है, 23 में क्या है, 24 में क्या है, 25 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक चीज। सबसे पहले मैंने बताया समानता का अधिकार। ठीक है, अब इसके अंदर एक अधिकार गायब है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, माफ करना, ये आर्टिकल 32 है। इसके अंदर एक गायब है, जो आर्टिकल 31 जो है वो गायब है। 31 में बताऊंगा संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले अधिकार था। ठीक है, एक मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस तरीके से बनाया गया, कौन से संशोधन बताए थे मैंने, संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं संविधान के अंदर। संशोधन क्या होता है उस पर भी थोड़ी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 2-3 चीज। एक संशोधन। संशोधन क्या होता है, संशोधन लिखेंगे, संशोधन क्या होता है, संशोधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कानून में हम परिवर्तन करते हैं। कहने का मतलब कुछ चेंजेस करते हैं, उसी को हम संशोधन कहते हैं। किसी चीज में परिवर्तन लाना या किसी चीज को परिवर्तित करना। ठीक है, वो परिवर्तित कानून के अंदर होगा, उसी को हम संशोधन कहते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट कहते हैं संशोधन के लिए। तो यही संशोधन देखने के लिए मिला क्या, यही संशोधन देखने के लिए मिला संपत्ति के अधिकार में।
संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार में देखने के लिए मिला संशोधन। ठीक है, संशोधन जो संपत्ति का अधिकार जो था 44वां संविधान संशोधन देखने के लिए मिला, 44 अमेंडमेंट देखने के लिए मिला, 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो कि 1978 के अंदर देखने के लिए मिला। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको एक, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, पहले ये मौलिक अधिकार था, जो कि हटाकर इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। ठीक है, 1978 में। अब ये अनुच्छेद 300 ए पार्ट के अंदर मेंशन करा गया है, 300 का या 300 ए पार्ट में मेंशन करा गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार बात करता है। क्यों? मौलिक अधिकार क्या होता है, जिसके लिए अधिकार क्या होता है, जिसके लिए हम दावा कर सकते हैं। मौलिक अधिकार क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या है, दिए जाते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम ये बाध्य हो गए, भाई ये हमें चाहिए तो चाहिए। ठीक है, ये हमारे लिए ही है, हम इसके लिए दावा ठोक सकते हैं। अधिकार क्या है, दावा ठोक सकते हैं। तो ये अधिकार जो है इसके लिए हम दावा ठोक सकते हैं, ये चीज मेरी है, लड़ सकते हैं। तो संपत्ति के लिए अगर हम सरकार से लड़ेंगे तो ये चीज, खूब सारी चीजें देखने के लिए मिली और इसका संशोधन कर दिया गया। कानूनी अधिकार है कि अब इसके अंदर ये बोला गया कि अगर सरकार को जरूरी, मतलब सरकार को जरूरत पड़ती है तुम्हारी संपत्ति या तुम्हारी जमीन, ठीक है, अगर सरकार को पड़ता है कि ये जमीन हमें लेनी चाहिए, इस पे हमें काम करना है, तो सरकार आपसे इजीली अब ले लेगी। ठीक है, उसके लिए मुआवजा देगी, वो अलग बात है। लेकिन मौलिक अधिकार, अगर ये मौलिक अधिकार में होता तो सरकार छीन भी नहीं सकती थी, इसलिए इसको हटा दिया गया। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने के लिए मिले। तो यही चीज यहाँ पर देखने के लिए मिली। 44वां संविधान संशोधन 1978, मौलिक अधिकार की जगह कानूनी अधिकार इसको बनाया गया। कानूनी अधिकार वह अधिकार जिसके लिए हम दावा नहीं ठोक सकते, और मौलिक अधिकार जिसके लिए हम दावा ठोक सकते हैं। ठीक है, राज्य के नीति नहीं रहता तो भी कानूनी एक अधिकार देखने के लिए मिलते हैं जिसके लिए हम दावा नहीं ठोक सकते। ठीक है, अब इसके अंदर आगे हम चलते हैं, आगे चलेंगे। आगे चलने में सबसे पहले आएगा समानता का अधिकार। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। सबसे पहले आएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के अंदर हम 14, 15, 16, 17, 18 5 अधिकार को देखने की बात करेंगे। ठीक, इससे पहले 12 और 13 को समझ लेंगे। 12 और 13 को समझ लेंगे। इतनी बात, ये चीज क्लियर हो गई होगी ना। 12 और 13 को यहां देख लेते हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 भाई, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 ये एक राज्य की परिभाषा देता है, याद रखना, राज्य की परिभाषा देता है। इसके अंदर मैं डीपली नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें डीपली जानने की कोशिश नहीं करनी है। 12 तुम्हारे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस ये है कि भैया हम 12 से 35 मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, तो हम सीधा 14 से क्यों पढ़े, हम 12 से क्यों ना पढ़े। तो 12 और 13 बस मोटा मोटा परिभाषा डाल लो कि ये बात कहता है, बस। ठीक है, इतना ही आएगा। अनुच्छेद फिर 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 बोलता है कि वह कानून जो मौलिक अधिकार को या मौलिक अधिकार को टच करते हैं, मौलिक अधिकार को छूते हैं, कहने का मतलब ऐसे कानून अगर मौलिक अधिकार में हनन करते हैं, वो कानून शून्य माने जाएंगे। मतलब कि अगर कोई सरकार ने कानून बनाया और वो कानून मौलिक अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं, मतलब कि मौलिक अधिकार में टच हो रहे हैं, मेरी स्वतंत्रता खराब कर रहे हैं, तो वो कानून क्या होंगे? शून्य माने जाएंगे। वह कानून जो मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकारों को, वह कानून जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं, वह कानूनी अधिकारी होते हैं। वह कानून अपने आप में शून्य हो जाते हैं, अपने आप में
शून्य माने जाते हैं। माने जाते हैं, ठीक है। वह कानून जो मौलिक अधिकार को प्रभावित करते हैं वह कानून अपने आप में शून्य माने जाते हैं, मतलब वो जीरो हो जाते हैं। अब चलते हैं हम आर्टिकल 14 और 15 पे। आर्टिकल 14 और 15 जो है, सबसे पहले आता है इसका अनुच्छेद 15। 15 बोलता है विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण की बात करता है। मतलब विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण या विधि के समान समानता की बात करता है। कानून के नजर में सब समान होंगे, ठीक है। आर्टिकल 14 सॉरी 15 लिखवा दिया। आर्टिकल 14 विधि के समान समानता या विधि के समान संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 14 विधि के समान संरक्षण या विधि के समान समानता, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। विधि के समान समानता मतलब कानून की नजर में सब क्या होंगे, समान होंगे। इजी वे में लिख लेंगे, कानून की नजर में सब समान होंगे, ठीक है। आर्टिकल इसका एग्जाम्पल बनता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक चाटा मार दिया, एक जने को दिया, दो रख के खींच के ले बेटा पटापट, है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो बंदा चले गया कोर्ट में कि भैया मुझे तो इंसाफ चाहिए। तो वो विधि के समक्ष समानता, भाई लॉ जो है, कानून के समान संरक्षण, वो संरक्षण देगा कि तुमने चाटा कैसे मार दिया। तो वही बात फिर उसको क्या होगी, सजा होगी। तो वही बात करिए, कानून की नजर में सब समान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। अमीर बंदा किसी गरीब बंदे का मार देता है और वो कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाता है, तो कानूनी कार्रवाई उस जो गरीब बंदे जो है, अमीर बंदा ये नहीं देखेगी कि वो अमीर है या गरीब है, कानून ये नहीं देखेगी अमीर है गरीब है, वो इक्वल ट्रीटमेंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात करी गई है कि कानून की नजर में सब समान है। अमीर बंदा अगर मारता है तो उसको भी उतनी सजा होगी जितना गरीब बंदा किसी को मारता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंदर बोलते हैं धर्म जाति लिंग रंग एवं जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी भेदभाव ना होना, ठीक है। कोई भी बंदा, किसी का धर्म कुछ भी हो, उसके लिए अधिकार जो है समान है। कानून जो है, सरकार जो है इक्वल काम करेगी, कानून उसकी नजर में भी समान है। धर्म कोई भी किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई, ये कहावत चली हुई आ रही है ना, तो वही बात करी गई है। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 जो वर्ण देखे जाते हैं वो, ठीक है। चाहे आज के टाइम में SC ST OBC बोलते हैं ना, वो सब इक्वल माने जाएंगे। लिंग मतलब अब तो 3 जेंडर है, एक मेल एक फीमेल एक ट्रांसजेंडर, इनको इक्वल माना जाएगा, ठीक। रंग काला गोरा सांवला ये सब नहीं देखा जाएगा। फिर जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान कोई जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ, चाहे पंजाब में पैदा हुआ, चाहे बिहार में, चाहे कहीं भी पैदा हुआ, उस पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे कि क्या होता है भाई, किसी का रंग बोल देता है ओए कलवे ओए काले, ये सब अगर अगर तुमने मजाक में तो बोल दिया उसे ओए कलवे, लेकिन अगर वो कंप्लेन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है, कि इसने मेरे रंग पे कमेंट करा है, ठीक है, इसने मेरे रंग पर कमेंट करा है, तो वो क्या होगा, कार्रवाई होगी। इस आर्टिकल के तहत वो क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। वो आर्टिकल्स भी बताऊंगा, अनुच्छेद भी बताऊंगा कि आगे चल के कि कौन सा अनुच्छेद से आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जाति, भाई SC ST नीची कास्ट, आज भी गांव में हम देखते हैं, बहुत हद तक तो अब कम हो गया है, लेकिन आज भी देखने के लिए मिलता है कि छोटी जात के लोग नीचे बैठते हैं, बड़ी जात के लोग ऊपर बैठते हैं। और आपके गांव में भी देखने के लिए मिलता होगा, कहीं जो जहां से आप क्लास ले रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं किसी एक अपनी मिट्टी मातृभूमि से जुड़े होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं गांव से जुड़े होंगे, वहां पर भी देखने के लिए मिलता है कि भाई जो
नीचे जाति का जो व्यक्ति होता है वो अलग से उनके लिए बर्तन रखे जाते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। उसको समाप्त करने के लिए ये जो आर्टिकल अनुच्छेद है बनाया गया है। ठीक, फिर उसके बाद देखने को मिलता है धर्म, भाई हिंदू मुसलमान सब इक्वल माने जाते हैं। तो ये सारी चीज इसके अंदर देखने को मिलती है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद देखने को मिलता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 16 बोलता है अवसरों की समानता, मतलब जॉब्स अपॉर्चुनिटी की बात करता है, अवसरों की समानता। ठीक है, अवसर की समानता, जॉब्स में आप इक्वल है। अब क्या देखने के लिए मिलता है कि भैया हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो अवसरों की समानता देखने के लिए मिलती है, सब इक्वल है। जैसे कि कुछ पिछड़े वर्ग हैं उनको कुछ परसेंट आरक्षण मिलता है, तो उसको इक्वल लाने के लिए ये देखने के लिए मिलता है भैया जिसके अंदर काबिलियत होगी वो जॉब ले जाएगा। ठीक, इसके अंदर यही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अवसरों की समानता में अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो हमारे इधर 3 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ। ठीक है, उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या हो सकते हैं यहाँ पर, उदाहरण में एग्जाम्पल में ये हो सकता है, पहला एग्जाम्पल तो ये हमारे इधर क्या है, एक आता है कि नान खटाई वाला। वो नान खटाई वाला जो है उसकी जो उसका वो जो गाना जो बजाता है बहुत ही प्यारा है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो इस प्रकार से है कि वो बोलता है मुझे तो नान खटाई खानी है, मेरठ की मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई बिस्किट। तो फिर वहां से आवाज आती है, सुनते हो टप्पू के पापा, इसको आपके लड़के को तो नान खटाई बिस्किट खाने हैं, वो भी मेरठ के मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई। तो वो चीज यहाँ पर क्या है, अवसर है। ठीक है, एक ये उदाहरण है। दूसरा एक हमारे आता है देसी प्याज, विटामिन से भरपूर लबालब भरपूर देसी प्याज, आओ बहन जी लाला जी हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली के पास देसी प्याज। इसी के अंदर गाना गाता है वो बरसेगा बरसेगा तू करे। तो वो क्या है, वो एक अवसर है। एक व्यक्ति यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा जो समझो, तीसरे को जब जान लोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो बंदा है कोट पैंट पहन के गया हुआ, हाथ मतलब टाई हुई लगा के और हाथ में बैग लेके, भाई वो ऑफिस जा रहा है, बढ़िया एकदम जाता है ऑफिस वर्क करता है। और यहाँ पर क्या है, दो मैंने अभी एग्जांपल दिए, एक नान खटाई वाला और एक ये कौन सा प्याज वाला। तो इसमें क्या है, मेहनत है, लेकिन इन तीनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, अवसर थी। लेकिन कोट वाले बंदे ने क्या करा, उसने बस पढ़ाई करी और उसने अच्छी अपॉर्चुनिटी अवसर को ग्रहण करा। और इन दोनों ने, इनके पास अलग अलग चॉइस आई। ठीक है, तीनों के पास, और तीनों ने क्या करा, अपने अलग अलग फील्ड में कमाई करी। तो इनके पास भी इक्वल चीजें थी। समझ में आ रही है, सबके पास अवसर की समानता है, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं तो वो उनकी हेडक है, वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अवसर की समानता आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी, आई होप। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 की तरफ। ये रफ कर देता हूं, मैं यहाँ लिखवा दूंगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 और 18 जो है इसके अंदर दो रह गए। हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 जो है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 बोलता है छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी की जो बात करता है, जिसको बोलते हैं हम छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत मतलब पहले क्या होता था, गांव में छोटे लोग के जाट टच कर देते थे, तो हाँ भाई हमें टच कर दिया है, मुझे तो दूषित कर दिया, गंदा कर दिया हो। तो वही छुआछूत का अंत देखने में, छुआछूत जो है उसका अंत, मतलब अनटचेबिलिटी जो है उसकी एंडिंग की बात कर रहे हैं, एंडिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। ठीक है, तो बोलते थे ना पहले, भाई मत छू, आना तू छोटी जात का है, ये है वो है। तो यहाँ पर वो चीज देखने के लिए मिली इसके अंदर, आर्टिकल 17 के अंदर। ठीक है, फिर अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत देखने के लिए मिला इसके अंदर। उपाधियों का अंत क्या है, उपाधियों के अंत मतलब टाइटल्स, एंडिंग ऑफ टाइटल्स की बात करी गई है। पहले वो आता था ना, पहले बोलते थे ना कि राजा जी राज महाराज पधार रहे हैं, सब चक्रवर्ती महाराज पधार रहे हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, अब एंडिंग कर दी गई।
है ना, वही चीज यहाँ पर देखने के लिए मिले। लेकिन इसके अंदर अपवाद है, नोट डाल के लिखेंगे क्या, कुछ अपवाद है कि जैसे कोई डॉक्टर है वो अपना टाइटल आगे सामने आगे लगा सकता है, डॉक्टर हो गया, ठीक है। कोई इंजीनियर है, कोई सेना का अधिकारी है, जैसे कमांडेंट बोलते हैं, सुप्रिटेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे लेफ्टिनेंट होता है, तो वो सारे क्या है इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर? 18 आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब समानता का अधिकार यहाँ से खत्म हो जाता है और इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, दूसरा जो था, दूसरा ये था इसके अंदर स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर अनुच्छेद 19 क्या कहता है भाई, अनुच्छेद 19 क्या कहता है, समझ में आ रही होगी ना, इतनी बात क्लियर हुआ होगा ना। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है अभी तक, रिवीजन में एक बार लेते हैं। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समान संरक्षण या विधि के कानून के समान समानता की बात करता है, ठीक है। कानून की नजर में सब समान होंगे। आर्टिकल 15 जो है, अनुच्छेद 15 जो है, धर्म, जाति, लिंग, रंग एवं जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा किसी व्यक्ति के साथ। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता और अनुच्छेद फिर 17 छुआछूत का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत की बात करता है। इसके अंदर कुछ अपवाद है, जैसे डॉक्टर, लेफ्टिनेंट हो गया, मेजर हो गया, सेना के अधिकारी हो गए, वो क्या है अपना टाइटल्स लगा सकते हैं। पढ़ाई का जो डॉक्टर लगता है, जैसे कोई पीएचडी कर लेगा उसके आगे डॉक्टर लग जाएगा, तो वो अपना मतलब डॉक्टर लगा सकते हैं। वो क्या है, वो चीजें नहीं हटाई गई है, क्यों, क्योंकि उस बंदे ने वो अपनी मेहनत से कमाई है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है फिर 19 से 22 और 19वां जो अधिकार है वह अधिकार क्या कहता है, 19, 20, 21 और 22 इसके अंदर 4 अधिकार है और इसके अंदर 1, 2, 3 और 2, 5 इसके अंदर 5 अधिकार है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, ठीक है। तो इसके अंदर अनुच्छेद 19 बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के अंदर आता है भाषण की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता। इसी के अंदर आता है मीडिया, जो प्रेस होती है, प्रेस की स्वतंत्रता। वैसे डीपली पढ़ेंगे तो इसके अंदर 6 से 5 से 6 आर्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है, अनुच्छेद दे रखे हैं। 19 का ए पार्ट, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, ऐसे 6-7 आर्टिकल्स दे रखे हैं। बस याद रखो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता इसके अंदर दे रखा है। एक आर्टिकल अनुच्छेद 20 को मैं इधर लिखूंगा क्योंकि अनुच्छेद 20 के अंदर 3 पार्ट्स हैं। अनुच्छेद 20 के अंदर क्या बात करते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद जो 20 है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके बांट कर समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 20 के अंदर 3 चीज बात करी गई है, 3 चीजों की बात करी गई है। अनुच्छेद 20 के अंदर 3 चीजों की बात करी गई है। वो क्या है, पहला जो बात करता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। पहला जो बात करता है अनुच्छेद 20 के अंदर, पहला क्या बात करता है कि भैया किसी ने अपराध कर दिया, मान लो किसी ने अपराधी है, कोई अपराध कर दिया, तो उसको एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। मतलब एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा देखने के लिए मिलती है। सेकंड जो आता है, एक अपराध के लिए एक सजा, समझ रहे हो ना कि भैया मैंने मर्डर कराया तो वो मर्डर के लिए मेरे को सजा मिलेगी, दूसरा अपराध के लिए नहीं मिलेगी मैंने, क्योंकि वो अपराध करा ही नहीं है। तो एक अपराध के लिए एक ही सजा, ठीक है। और सेकंड इसके अंदर देखने के लिए मिलता है जिस टाइम अपराध करा गया है और उस टाइम कौन सा कानून है, उसी कानून के तहत उस कैदी को सजा मिलेगी, उस अपराधी को सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद का जो कानून है। फॉर एग्जाम्पल, बाद का मान लो कोई कानून था वो बहुत आसान था, लेकिन अब जब मैंने अपराध करा वो थोड़ा कानून क्या सख्त हो गया है, ठीक है। और उस कानून जो पिछला वाला कानून था उसके तहत मेरे को सजा नहीं मिलेगी, जो अभी जो कानून है उसके तहत सजा मिलेगी। और फिर आगे चल के मान लो कानून चेंज हो गया है तो उस पे भी सजा नहीं मिलेगी, जब मैंने अपराध करा है उसी टाइम जो कानून होगा उस पे सजा मिलेगी। मतलब दूसरा जो पार्ट कहता है वो बोलता है कि
उस समय जो अपराध करा है, उस समय के कानून के हिसाब से, कानून के अनुसार सजा का प्रावधान, ठीक है। और तीसरा जो बात करा है कि जब अपराधी ने पहला आया, अपराध करा भाई, उसने एक सजा मिली, उस समय के कानून के हिसाब से सजा मिली, तो जब सजा मिलने के बाद उसको संरक्षण का अधिकार है भाई। अपराधी को सजा के बाद भी संरक्षण का अधिकार, समझ में आई? अपराधी को सजा के बाद भी संरक्षण का अधिकार है पूरा, ठीक। ये 3 अधिकार इसके अंदर बात करे गए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत बेहतरीन अनुच्छेद है। अनुच्छेद 20 और 21 बहुत ही बेहतरीन। इसमें अभी एक चीज और लिखवाऊंगा मैं, दोनों को एक साथ लेके। अनुच्छेद 21 के तहत बोलते हैं जीवन जीने की स्वतंत्रता। भाई लाइफ मैं जी रहा हूं, जैसे मर्जी जीऊं, मेरी मर्जी। ये तुम बोलते हो ना, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूं, ये करूं, मेरी मर्जी, वही है ये जीवन जीने की स्वतंत्रता। इसको बोलते हैं वैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब तुम किसी के प्राण नहीं ले सकते, तुम अपने प्राण भी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई, आई होप ऐसा ना हो किसी के साथ, ठीक है। मान लो कोई डिप्रेशन में चले गया, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत कम लोग उस डिप्रेशन से बाहर आ पाते हैं और बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे कोटा में आप जाके देखो, आए दिन बच्चे बिल्डिंग से कूद जाते हैं, फांसी लगा जाते हैं। तो वो मान लो डिप्रेशन में है कोई और वो फांसी लगा लेता है, ठीक है। और फांसी लगाने के बाद क्या है, वो अगर बच जाता है तो हत्या करने का जो आरोप लगता है उस बच्चे पे भी वही आरोप लगेगा कि भैया तुमने हत्या करने की अपनी कोशिश करी है, तो तुम भी इंसान हो, तो वही कानून उस पर भी लागू होगा। यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है। ना तुम किसी के प्राण ले सकते हो, ना अपने प्राण ले सकते हो। अगर ले रहे हो और बच गए तो भैया कूटे जाओगे, ठीक। इसके अंदर यही चीज बात करी गई है ना। जीवन जीने की स्वतंत्रता इसी के अंदर है, जीवन जीने की स्वतंत्रता इसी के अंदर है, ठीक है। और नोट डाल के लिखना, NOTE नोट जो है वो डाल के लिखना कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20-21 ये आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। ठीक है, समझ में आई? इतनी बात क्लियर है। आपातकाल में पढ़ाऊंगा इमरजेंसी, राष्ट्रपति। अभी जो दूसरा चैप्टर चल रहा है, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ठीक है। चौथे के अंदर राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके कानून व्यवस्था के बारे में, सरकार के व्यवस्था के बारे में डीपली जानने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें एक आपातकाल शक्ति, इमरजेंसी पावर क्या होती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, मतलब अनुच्छेद 352, 356, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 क्या कहता है, इस पे हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। मेरे को पता है, लेकिन क्लास जो है अभी सेकंड चैप्टर की चल रही है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। 21 के बाद 22, इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ अब मैं।
21 के बाद 22 को हम देखने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 22 जो है, 22 के अंदर भी 3 चीज की बात करी गई है। आर्टिकल 21 जो है, अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21 का ए पार्ट जो है वो शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो कि अधिकार है, ठीक है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 1978 में इसको यहाँ पर ऐड करा गया, संशोधन करके इसको यहाँ पर लगाया गया, ठीक है, और शिक्षा का अधिकार देखने के लिए मिला। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था, ठीक है, और इसको देखने के लिए मिला यहाँ पर अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 21A समझ में आ रहा है ना, शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा की बात करी गई है। क्या? निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की बात करी गई है। सरकार जो है वो निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगी कौन? सरकार। इसी के अंदर देखते हैं हम कि सरकारी जो स्कूल है 1 से लेके 8वीं तक वाले, उसको निःशुल्क शिक्षा, मिड डे मील वगैरह चीजें दी जाती हैं, वो चीज इसके अंदर है। और मेरे को जहां तक लगता है कि 14 साल तक आते आते 14 वर्ष तक आते आते 8वीं क्लास में हम चले जाते हैं, तो यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है। तो अनुच्छेद जो है अब 22 आते हैं। 22 के अंदर 3 बात करी गई है। पहली बात क्या करता है? अनुच्छेद 22 के अंदर 3 बात करी गई है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली बात करता है वारंट की बात करता है कि भैया आप कोई पुलिसकर्मी आया है, आपकी स्वतंत्रता है कि पहले उससे आप कारण पूछे। वारंट मतलब होता है हिंदी में कारण, कि भैया आप कारण बताएं कि आप किस आधार पे आए हैं मुझे गिरफ्तार करने। वही बोलते हैं कि वारंट लेके आए हो, भाई मुझे गिरफ्तार करने आए हो तो कारण बताओगे, कारण लेके आए हो, वारंट लेके आए हो। तो याद रखना, अनुच्छेद 22 अब कोई भी पुलिस वाला ऐसे आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये अधिकार है। जाके पुलिस वालों के आगे घूमने मत लग जाना कि भैया हमें तो अधिकार पता है, ठीक है, ऐसा ड्रामा मत करना, पहले अधिकार को जान लो। तो वारंट कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। अब कारण अगर बता रहा है, गिरफ्तार करने की जब बात आ रही है, ठीक है, गिरफ्तार करने की जब बात आ रही है तो इसके अंदर वारंट आ गया। दूसरा और तीसरा जो है इसके अंदर 3 पार्ट है। इतनी आपको क्लियर हुई होगी ना, मतलब मैं अभी समझाते हुए आ रहा हूँ। आर्टिकल 19 एक बार रिवीजन करा दूं। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 के तहत क्या बताया मैंने? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता थी उसके अंदर, ये सारी स्वतंत्रता मैंने बताई। आर्टिकल 20 के अंदर 3 तरीके की स्वतंत्रता की बात करी गई। पहला, एक अपराध के लिए एक सजा की बात करी गई। उस समय के कानून के अनुसार सजा प्रावधान है, और अपराधी को सजा के बाद क्या है? संरक्षण की बात करी गई है, ठीक। और आर्टिकल 21 में प्राणांतदेह की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता इसी के अंदर है। फिर अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं करा जा सकता। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार देखने के लिए मिलता है 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर। निःशुल्क शिक्षा ये सरकार उपलब्ध कराएगी छोटे बच्चों को, 6 से जो 14 साल के वर्ष के जो बच्चे हैं। फिर अनुच्छेद 22 वारंट मतलब कि भैया किस कारण से मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हैं, वारंट लेके आए हैं, वो दिखाइए, ठीक है। और फिर दूसरा जो आता है वो बात करता है कि जब गिरफ्तार कर लिया, वारंट दिखा दिया, तो 24 घंटे के अंदर, दूसरी बात करता है 24 घंटे के अंदर
क्या करेगी पुलिस? 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना, न्यायालय में पेश करना, ठीक है, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना। और वो पेशी जो होगी वो किस प्रकार से होगी? शरीर, पूरे शरीर के साथ, ठीक है, मतलब पूरे शरीर के साथ, पूरे शरीर के साथ आपको, शरीर के साथ आपको न्यायालय में पेश करा जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट देखने के लिए मिलता है, न्यायालय में आपको पेश करा गया। अब भाई मेरे को तो वकील चाहिए न्यायालय में, मेरे को तो एक वकील चाहिए। तो यहाँ पर यही बात करा गया है कि मनपसंद पसंदीदा वकील चुनने की स्वतंत्रता, पसंद का वकील चुन सकते हैं, ठीक है। पसंद का वकील आप क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। ये आर्टिकल 22 था। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी चीजें, और समझाने की जो मैंने कोशिश करी है आपको बहुत अच्छे से आई होगी। आगे आगे चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। क्या? 23 और 24। 23 और 24 के अंदर देखने के लिए मिलता है, 23 और 24 के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है भाई? 23 और 24 पहली बात है क्या? 23 और 24 को बोलते हैं, जो तीसरा पार्ट है वो बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंदर दो अधिकार है, ये कब से कहां से कहां तक है? 23 और 24, ठीक। इसके अंदर अनुच्छेद 23 क्या कहता है और 24? अनुच्छेद 24 और 23, अनुच्छेद 23 बोलता है कि अनुच्छेद 23 और 24 क्या बोलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। भैया जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे? काम में नहीं लगा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, उनका हम शोषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 24 और 23 की बच्चों को काम में ना लगाना, ठीक है, बच्चों को काम में ना लगाना। बच्चों को काम में ना लगाना मतलब बंधुआ मजदूरी जो है, बंधुआ मजदूरी देखने की बात करी गई इसके अंदर, ठीक। आर्टिकल जो 14 है उसमें बोला है कि जोखिम भरे काम में 14 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, जोखिम भरे काम में, जोखिम वाले काम में बच्चों को ना लगाना। इसका एग्जाम्पल होगा क्या? जैसे बम बनाने की जो फैक्ट्री होती है भाई, दिवाली वाले, अब दिवाली आने वाली है ना, दिवाली वाले पटाखे जो बनते हैं, बम बनाने वाली, बम बनाने
वाली कंपनी में ना लगाना, पहला। दूसरा, बम बनाने वाली हो गई, एक चूड़ी बनाने वाली एक फैक्ट्री होती है, कांच वगैरह का काम होता है उसमें। उसमें क्यों, चूड़ी बनाने में क्या, बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं तो वो इजीली जाते हैं और अच्छे से चूड़ियां बनती है, तो वो चूड़ियां बनाने वाली कंपनी में ना लगाना, ठीक है। ये दो आपके छोटे से देखने के लिए मिलते हैं 23 और 24 आर्टिकल, ठीक है। तो यही है इसके अंदर, जो 23 के अंदर की जबरदस्ती काम भी नहीं करा सकते किसी के लिए, जितना काम करा है उसके लिए वेतन की भी बात करी गई है। तो ये सारी चीज इसके अंदर देखने के लिए मिली। आज जो है इतना ही रखते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम भी हो रहा है, लंबी क्लास हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, इससे भी बेहतरीन पढ़ाने की मैं और कोशिश करूंगा और डीपली जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तो बेहतरीन चीज आने वाली है, आपको पता चलेगा अगर हमारा अधिकार किसी ने छीना है तो न्यायालय में कैसे जा सके, ये जानने के लिए कि हमारे अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो याद रखना। अभी जो मैंने बताया आर्टिकल 19 जो मैंने बताया, आर्टिकल 21 के अंदर तुम्हारी प्राइवेसी भी है, आपका फोन कोई नहीं ले सकता, ये मैं बताना भूल गया था। आपका फोन कोई नहीं ले सकता, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे माँ बाप क्यों ना हो, वो आपकी पर्सनल प्राइवेसी है। वो आप किसी को अपना फोन बोलता ना, मेरा फोन टच मत कर भाई, कैसे मेरा फोन टच कर लिया तूने, तो वही चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो अभी तो बहुत कुछ जानने की बात है। अगर कोई आपका अधिकार छीन रहा है तो कौन से आर्टिकल से जाते हैं, किसमें, न्यायालय के अंदर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। और जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके उसको वॉच करें, देखें, ठीक है, और समझे, फिर इसको देखने की कोशिश करें। आगे जुड़े रहिए, न्यायालय में कैसे जाए अपने अधिकार को क्या करके, अधिकार का अगर हनन हो रहा है, अगर हमारे अधिकार कोई छीन रहा है तो न्यायालय में कैसे जाए, कौन से आर्टिकल से, कौन से अनुच्छेद से, ये जानने के लिए हमारे इस टीचिंग विद हर्ष दुबे चैनल पे जुड़े रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।